तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट A, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द पॉइंट B। इसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो पॉइंट A पर है एट द हाइट y फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है इस पॉइंट A से इस ब्लॉक को ड्रॉप किया जा रहा है, तो बताइए इस पॉइंट P पर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके, क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है जो पॉइंट A पर है, पॉइंट A का जो ग्राउंड से हाइट है ना वो y है, पॉइंट A से ब्लॉक को ड्रॉप किया जा रहा है, सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है, तो बताइए इस ब्लॉक का पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब इस ब्लॉक का पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमने आपको बताया है, कई बार बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी इज चेंजेज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पर सोचिए, पॉइंट ए पर ब्लॉक रेस्ट में है, तो इनके पास तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हमने बताया है आपको कि जब कोई ब्लॉक रेस्ट में रहता है तो उनके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। तो पॉइंट ए पर ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो है, पोटेंशियल एनर्जी तो है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कहाँ पर? पॉइंट ए के पास। तो जब इस ब्लॉक को आप पॉइंट ए से ड्रॉप करते हैं ना तो ब्लॉक मोशन में आती है, मोशन में आती है। अब ब्लॉक जैसे ही मोशन में आती है उनके पास काइनेटिक एनर्जी चली जाती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते चला जाता है। जैसे ही आप ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं ना तो ब्लॉक मोशन में आती है और जैसे ही ब्लॉक मोशन में आती है इनके पास काइनेटिक एनर्जी चली जाती है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते चली जाती है। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, इस पॉइंट बी पर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट बी पर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम यदि इस पॉइंट ए पर ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में से इस पॉइंट बी पर ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे ना तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। पहले फॉर्मूला लिखो, हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ध्यान से समझो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि जब ब्लॉक पॉइंट ए पर है मतलब ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और जैसे ही आप ब्लॉक को रिलीज कर रहे हो ना तो ब्लॉक मोशन में आ जा रही है, इसलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जा रही है। और क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी लगातार काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती चली जाती है। तो आप पॉइंट ए पर ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में से पॉइंट बी पर ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर आते आते कितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। ठीक है, इस ब्लॉक को पॉइंट बी पर आते आते कितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है और उसी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज जब निकालेंगे ना तब काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। तो पॉइंट ए पर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आप जानते हो एम जी इंटू हाइट। हाइट कितना आ गया, ग्राउंड से पॉइंट ए की हाइट कितनी है, वाई है, एम जी वाई कर दीजिए, माइनस पॉइंट बी पर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पहले तो एम जी लिखिए, उसके बाद ग्राउंड से हाइट लिख दिए। ग्राउंड से हाइट पॉइंट बी की कितनी है, तो देखो ये रहा पूरा वाई और ये रहा वाई नॉट, तो पूरा वाई में से वाई नॉट माइनस कर देंगे ना तो ग्राउंड से पॉइंट बी की हाइट निकल जाएगी। तो माइनस कीजिए, वाई में से वाई नॉट को माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, एम जी वाई माइनस एम जी वाई माइनस एम जी वाई नॉट। इस एम जी को अंदर ले लीजिए, तो देखो एम जी वाई तो कट जाएगा ना, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी
एट पॉइंट बी कितना आ जाएगी, mg/0। यही आपका आंसर है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर जब ब्लॉक है तो ये रेस्ट में है, इसके पास केवल एंड केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि रेस्ट में है। जैसे पॉइंट ए से इसको रिलीज करते हैं ना, तो ब्लॉक मोशन में आती है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। वो कह रहा है एक्चुअली इसके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते चली जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, वैसे वैसे ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते चला जाता है। तो मुझे क्या निकालनी है, पॉइंट बी पर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखेंगे कि भाई इस ब्लॉक का कितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है एट पॉइंट बी। इस ब्लॉक का कितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है एट पॉइंट बी। हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, तो प्लीज नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस ma and mb which moves with velocity va and vb respectively. The ratio of their kinetic energy will be, अच्छा आपको kb and ka का रेशियो निकालना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है, ठीक है ना। और इस पार्टिकल का मास भी दिया हुआ है, नहीं, पार्टिकल क्या कर रहा है ना, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। एक पार्ट्स का मास है ma, एक पार्ट्स का मास है ma जो va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक पार्ट्स का मास है mb जो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vb। ये तो है भैया रेस्ट में, लेकिन ये पार्टिकल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रही है। एक पार्ट का मास है ma, दूसरे पार्ट का मास है mb। ये पार्ट्स घूम रही है va वेलोसिटी से और ये पार्ट्स घूम रही है vb वेलोसिटी से। तो कह रहा है बताइए इन दोनों पार्टिकल्स का, इस दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। और आपको क्या रेशियो निकालना है, kb/ka का रेशियो निकालना है, ठीक है। kb/ka का रेशियो निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी का रेशियो निकालना है। क्या फाइंड करनी है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, मतलब kb/ka का रेशियो निकालना है, जहाँ पर k क्या है तो काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो क्या कर रहा है, ये पार्टिकल रेस्ट में, जो मेन पार्टिकल है वो रेस्ट में है, और जो यही दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रही है, लेकिन ये तो रेस्ट में ना, ब्रेक होने से पहले ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाद में लगाना, पहले काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे ka/में kb क्या हो जाएगा, हाफ ma v² अपॉन में हाफ mb vb²। एग्री करते हो ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mb²। मैं क्या लिखा हूँ, k/में kb, तो मैं लिखूँगा हाफ ma v² अपॉन में हाफ mb vb²। यहाँ से हाफ हाफ तो कट जाएगा, हाफ हाफ तो कट जाएगा ना, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको k/में kb इज इक्वल टू मिल जाता है क्या, ma v² अपॉन में mb vb²। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इस पार्टिकल का ब्रेक होने से पहले का मोमेंटम और इस पार्टिकल का ब्रेक होने के बाद का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। इस पार्टिकल का मोमेंटम ब्रेक होने से पहले का और ब्रेक होने के बाद का, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, ठीक है ना। तो ब्रेक होने से पहले का मोमेंटम क्या होगी, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ब्रेक होने से पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी जैसी जीरो हो जाएगी, रेस्ट में होने का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब मोमेंटम जीरो,
मतलब ब्रेक होने से पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, तो जीरो है। किसका, इसका, इस पार्टिकल का मास मान लो कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम वाली मास का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगी, जीरो होगी ब्रेक होने से पहले। ब्रेक होने के बाद कैपिटल एम दो भाग में बढ़ जा रहा है, एम ए और एम बी में। एम ए घूम रहा है वी ए वेलोसिटी से, एम बी घूम रहा है वी बी वेलोसिटी से। तो लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू एम बी, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। हम लिखेंगे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर ब्रेक्स इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर ब्रेक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस एम ए एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए भी। ठीक है, इसको हम इधर लेके चलाया और यहाँ से हम लिख सकते हैं इस वी बी को इधर लेके चले जाओ, हम लिखेंगे माइनस एम बी अपॉन में एम ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन में वी बी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस वी अपॉन वी बी का जो वैल्यू आया ना यहाँ पर पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस वैल्यू को आप उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो आपका हो जाएगा एम ए अपन में एम बी। तो पहले कर लो ब्रैकेट दो, वी अपन में वी बी है ना, इसको क्या लिख सकते हो तुम, वी ए अपन में वी बी का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, वी अपन वी बी का स्क्वायर लिख सकते हो इनको। अब वी अपन वी बी का वैल्यू पुट करो जो कितना है, माइनस एम ए अपन में एम बी। लेकिन मुझे स्पेस चाहिए इसलिए इसको इतना डाउन, सॉरी इतना तुम नोट करो। तो वी अपन वी बी का वैल्यू कितना है, माइनस एम अपन में एम ए। हम क्या निकाले थे, ये मत भूल जाना, के अपन में के बी निकाले थे। ठीक है, ये कितना आया था, के अपन में के बी का वैल्यू था ये। तो लिखेंगे एम ए अपन में एम बी इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस एम बी अपन में एम ए, माइनस एम बी अपॉन में एम ए, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ना, वी अपन में वी बी बराबर कितना है, माइनस एम बी अपन में एम ए, क्योंकि यहाँ पर वी अपन में वी बी का स्क्वायर है इसलिए एम बी अपन में एम ए का भी स्क्वायर कर देंगे। और जैसे ही तुम माइनस एम बी अपन में एम ए का स्क्वायर करोगे ना, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। तो यहाँ से आप तुम लिखो एम ए अपॉन में एम बी इंटू ऊपर में क्या हो जाएगी, एम बी के स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगी, एम ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस तो प्लस में चेंज कर जाएगा। अच्छा, एक एम बी से ये एम बी चला जाएगा और एक एम ए से ये एम ए चला जाएगा। तो क्या बचा तुम्हारा, ऊपर में तो बचा एम बी, नीचे में क्या बचा, एम ए। देखो तो तुम्हारी रेशियो आ गई क्या, के अपॉन में के बी का रेशियो कितना है, एम बी इस टू एम ए, एम बी इस टू एम ए। ऑप्शन नंबर 3 सही है ना, ऑप्शन नंबर 3 देखो, के अपन में के बी का रेशियो कितना है, एम बी इस टू एम ए। ऑप्शन नंबर 1 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही है। और जैसे ही तुम ऑप्शन नंबर 3 को तुम टिक करोगे ना कि ये सही है, तुमको माइनस मार्किंग मिलेगी। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, के बी अपन में के ए का रेशियो पूछ रहा है और तुम क्या निकालो, के इस टू के बी का रेशियो निकालो। क्वेश्चन पूछ रहा है के बी इस टू के ए का रेशियो, तुमने निकाला है अभी तक के इस टू के बी का रेशियो, इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेकिन ये तो निकालना ही नहीं ना, अपने को क्या निकालनी है, के बी इस टू के ए का रेशियो। इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ से हम लिखेंगे के बी अपॉन में के ए बराबर क्या लिखेंगे, इसको भी उल्टा दो, ये हो जाएगा एम ए अपॉन में एम बी। इस तरह से तुम लिख सकते हो कि बी इस टू के ए इज इक्वल टू क्या निकलोगे, एम ए इज टू एम बी। तो के बी इज टू के का रेशियो क्या होगा, तो एम ए इज टू एम बी होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं। तो मिस्टेक आपसे हो सकती है, इसलिए मैंने आपको मिस्टेक करा कर दिखाया। ओके, अपने को निकालनी है के बी इज टू के का वैल्यू, ठीक है। और ये है के इज टू के बी का वैल्यू, इसको उल्टा कर दो, के बी इज टू के का वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ फोर्स
3x² plus 2x minus 5 Newton displaces a body from x बराबर 2 मीटर to x बराबर 4 मीटर. Find the work done by this force. कर एक फोर्स है जो किसी बॉडी पर लग रही है. एक फोर्स है, कितना दिया है फोर्स, इतना दिया हुआ है. एक फोर्स है जो किसी बॉडी पर लग रही है और वो उस बॉडी को 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे रही है. ठीक है, तो कर बताइए उस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगी. आप जानते हो वर्क डन बराबर W बराबर होता है F इंटू एक्स. ठीक है, जहाँ पर F इज द फोर्स होता है, x इज द डिस्प्लेसमेंट. cos थीटा लोगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री हो जाएगी. ऐसे में cos 0 डिग्री बराबर 1. या तो क्या लिखोगे, fx cos थीटा, ये लिखोगे ना, fx cos थीटा. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1. इसलिए मैं लिख रहा हूँ fx. यदि मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू एफ डॉट एक्स, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन W और dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन dW. x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन W, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन dW. dx क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. चलिए, तो हमको इसी से काम है, किससे, dW इक्वल टू एफ डॉट dx, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन हो रही है ना. x बराबर 2 मीटर से लेकर के x बराबर 4 मीटर तक हमको निकालनी है, तो इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी. चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएशन किस में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट है ना, हम लिख देंगे 2 से 4 तक. f तो कांस्टेंट है, तो dW का इंटीग्रेशन W. ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, f का वैल्यू लिखेंगे. f का वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x², यह 3x², यहाँ पर 3 लिखे हुआ है, समझ लेना, प्लस 2x माइनस 5. ठीक है, चलिए कितना है फोर्स, 3x² प्लस 2x माइनस 5 ब्रैकेट 1 इंटू डॉट dx तो होगा ही ना, ये dx तो होगा ही. इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर के 4 तक. हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते रहे ताकि आप अच्छे से समझ पाए. तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है और लिखेंगे x² इंटू dx 2 to 4, ये तो रहेगा ही लिमिट, प्लस मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x डॉट dx माइनस 5 अलग हो जाएगा, कांस्टेंट है, dx लिमिट जो है वो रहेगा 2 to 4. ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी. अच्छा, 3x² का इंटीग्रेशन x³ अपन में 3. ठीक है, लिमिट 2 to 4 तो रहेगा ही, प्लस 2 x का इंटीग्रेशन x² अपन में 2, लिमिट लगा दीजिए 2 to 4, माइनस 5 x का dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट जो है 2 to 4 ये रहेगा. ठीक है, तो इतना नोट करना पड़ेगा आपको, फिर आगे बनाएंगे. तो लास्ट स्टेप हमारा ये था, W इक्वल टू इतना आया था, तो हम ये लिखेंगे और W इक्वल टू, देखो अच्छा 3 से 3 चला जाएगा ना, 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा. ओके, तो मेरा फाइनल इक्वेशन जो होगा वो होगा x³ ब्रैकेट 1 लिमिट 2 से 4 तो रहेगा ही, प्लस x² ब्रैकेट 1 लिमिट 2 to 4 माइनस 5 x 2 to 4. ठीक है, अब इनका भी काम खत्म, हटाइए इनको, आगे सॉल्व कीजिए. अब क्या होगा, लिमिट को अंदर लेंगे, तो क्या रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मतलब पहले अपर लिमिट आएगा, 4 को अपर लिमिट बोलते हैं, 2 को लोअर लिमिट, तो 4 पहले अंदर आएगा तो लिखेंगे. अच्छा, 4 अंदर आएगा तो उसके अंदर आने का कुछ रूल है, क्या रूल है, जब ये 4 मतलब अपर लिमिट अंदर आता है ना, तो इस वाले x को भगा देता है और उसके स्थान पर स्वयं बढ़ जाता है. जब अपर लिमिट 4 अंदर आएगा तो इस x को भगा देगा, उसके स्थान पर स्वयं बढ़ जाएगा. ठीक है, तो 4 को अंदर लेते हैं हम, तो ये क्या करेगा, इस x को भगा देगा, उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, लेकिन उसके पावर को ले लेगा, x को भगाएगा, इसके पावर को नहीं भगाएगा, इसका धन दौलत जो पावर है ना उसको ले लेगा ये. ठीक है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब लोअर लिमिट अंदर आएगा तो ये भी तो वही काम करेगा जो इसका अपर लिमिट ने किया था। अपर लिमिट ने क्या किया था, इस x को भगा दिया था, उसके जगह पर स्वयं बैठ गया था, लेकिन उसके पावर को ले लिया था। लीजिए ब्रैकेट बंद, प्लस इसका भी कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अंदर आएगा तो इस x को भगा देगा, उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, बिठा दीजिए x की जगह पर। उसका जो पावर है उसको रख लेगा, x का पावर यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाइए। लोअर लिमिट अंदर आएगा तो वो भी ये 0 नहीं है 2 है, तो लोअर लिमिट जब अंदर आएगा ना तो भी यही काम करेगा जो इसका अपर लिमिट ने किया था। अपर लिमिट ने क्या किया था, अंदर आते ही इसको x को भगा दिया था, उसके जगह पर स्वयं बैठ गया था। तो लोअर लिमिट भी अंदर जाएगा, इस x को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन उसके पावर को ले लेगा। ठीक है, x का पावर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। -5, इनका भी वही कहने होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर x का पावर 1 है तो पहले अपर लिमिट अंदर आएगा, अपर लिमिट 4 है, x का पावर 1 है तो पावर 1 रहने देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब अंदर आएगा तो लोअर लिमिट 2 है, 2 का भी पावर 1 होगा क्योंकि x का पावर 1 होगा। ठीक है, बस अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट बंद, प्लस ये हो जाएगा 16 -4, अच्छा, और ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2, अच्छा, ये हो जाएगी 56 + 12 -10। इनको सॉल्व करेंगे ना तो कितनी आ जाएगी 58। अच्छा, यूनिट क्या लिखे, देखो फोर्स का यूनिट इसने न्यूटन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इसने मीटर दे रखा है। न्यूटन भी फोर्स का ऐसा यूनिट और मीटर भी डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर वर्क का भी हम ऐसा यूनिट लेंगे, क्या लेंगे ऐसा यूनिट वर्क का, जूल। यस, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो फोर्स के द्वारा कितनी वर्क निकल के आई, तो 58 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट्स सो दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज x = 3t² + 5। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है, और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ना वो चेंज हो रही है विथ द पैसेज ऑफ टाइम एज x = 3t² + 5t। तो आपको उस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालनी है इन 5 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का जिस पर एक फोर्स लग रही है तो इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगी ना, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज हो रही है ना वो टाइम के साथ वेरी कर रही है एज x = t² + 5। ओके, तो कर बताइए इस फोर्स के द्वारा कितनी वर्क डन होगी। चलिए फाइंड करते हैं इन फर्स्ट 5 सेकेंड में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम चेंज वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए हमको वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट हम वेलोसिटी इसकी फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे v बराबर क्या होता है, यदि हम इस डिस्प्लेसमेंट x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। यदि हम डिस्प्लेसमेंट x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो चलिए हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया, लिखेंगे d/dt। x बराबर क्या है 3t² + 5। अच्छा, 3t में 3t² में 3 तो कांस्टेंट है ना, तो 3 तो निकल जाएगा बाहर। अच्छा, t² का डिफरेंशिएशन देखो, x² का डिफरेंशिएशन क्या होती है, x के पावर ले लो, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो n × x⁻n−1। x⁻n का डिफरेंशिएशन n × x⁻n−1। तो इसी इक्वेशन के हेल्प से लिख दो इसको, तो क्या होगा × 2 ×
टी के पावर 2 - 1 जो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टी के पावर 2 - 1 टी हो जाएगा, प्लस अच्छा ये 5 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 6t। ये तो समझ लिए ना भाई, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा ना, इंटू 2 n इंटू एन के पावर इंटू 2 n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 तो 2 दी पावर 2 - 1 प्लस ये 5 क्या है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा 6t, टी के पावर 2 - 1 तो 6t हो जाएगा। यस, तो वेलोसिटी बराबर आ गई तुम्हारी 6t। ओके, हमको वर्क डन फाइंड करनी है इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 0 से लेकर 5 सेकेंड में। ओके, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0 से इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगी टाइम जब 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी ना, जब t 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। यस, फिर मैं फाइंड करूंगा वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, तो क्या हो जाएगी v इक्वल टू t की जगह पर 5 रख दो, t की जगह 5 रख दो, क्या हो जाएगी ये हो जाएगी तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको v5 कर दो, ठीक है, v5 से बढ़िया है इसको कर दो v इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी, इसको कर दो v इनिशियल vi, इसको कर दो फाइनल वेलोसिटी vf। ओके, अब जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो आप जानते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m vf स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लिखेंगे हाफ m vi स्क्वायर, इस m पर f और m पर i मत लगा देना क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो मास भी कांस्टेंट होगी, बस वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पर 0 है और वेलोसिटी एच टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना है तो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से तुम क्या कर दोगे हाफ m कॉमन ले लो और कर दो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करते जाइए। मास दिया रखा है क्या है, यस 2 kg, vf कितना निकाला हमने 30, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि v स्क्वायर है ना, 30 का स्क्वायर, यस माइनस vi कितना निकाला हमने तो 0, ये रहा vi, मतलब vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी, vf मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट बंद। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 चला गया, 30 का स्क्वायर 900 जूल, तो आपके वर्क डन कितनी निकल के आई 900 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देन फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स मोमेंटम। कह रहा है एक बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जा रही है, तो कह रहा है बताइए उस बॉडी का मोमेंटम कितने परसेंट तक बढ़ जाएगी। ओके, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है पी स्क्वायर अपन में 2m, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है पी स्क्वायर अपन में 2m। ये बातें हमने अपने कंसेप्चुअल पार्ट में डिराइव करके बताया था कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है पी स्क्वायर अपन में 2m। अच्छा, बॉडी तो सेम है इसलिए मास कांस्टेंट हो जाएगी, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और यहाँ से हम लिख सकते हैं k1 अपन में k2 इज इक्वल टू p1 अपन में p2 स्क्वायर, p1 स्क्वायर अपन में p2 स्क्वायर। ओके, जहाँ पर k1 क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, k2 क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, p1 क्या है इनिशियल मोमेंटम एंड p2 फाइनल मोमेंटम है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज k1 का हम जगह पर हम k लिख देते हैं अपॉन में k2 कितना हो जाएगा,
यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है तो K2 क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जा रही है, 4 टाइम्स हो जा रही है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4K हो जाएगी, इज इक्वल टू P1 अपॉन में P2 के होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 के होल स्क्वायर। अच्छा, K से K चला गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 अपॉन में P2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 लिख सकते हैं ना। यहाँ से लिख सकते हैं P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो P1 अपॉन में P2 कितना मिल गया हमको, 1 अपॉन में 2 मिल गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2 P1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 P1। मतलब जो इसका जो बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम होगा ना, वो इनिशियल मोमेंटम के 2 टाइम्स होगा। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के 2 टाइम्स होगा, लेकिन आपसे क्या पूछ रही है, परसेंटेज पूछ रही है, परसेंट चेंज। तो परसेंट चेंज इन मोमेंटम, ये तो अच्छा चेंज इन पहले मोमेंटम निकाल लो, तो चेंज इन मोमेंटम, परसेंट चेंज के लिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यस, इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 कितना है, तो 2 P1 है, P1 तो P1 है ही, यहाँ से आपको चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बराबर मिल जाती है P1, मिल गई ना P1, यस, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बराबर मिल गई P1। आपको चाहिए परसेंट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परसेंट चेंज चाहिए, तो कितना हो जाएगी, आप जानते हैं परसेंट चेंज इन मोमेंटम, परसेंट चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100, यस, ओरिजिनल मोमेंटम तो P1 है ना, इनिशियल मोमेंटम, ओरिजिनल मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे कितने आई हमारे, चेंज इन मोमेंटम P1 आई, नीचे में तो P1 है ही, नीचे वाला P1 क्या है, ओरिजिनल मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, P1 इंटू 100, तो P1 से P1 गया, ये कितना हो जाएगी, 100% हो जाएगी। मतलब उस बॉडी का जो मोमेंटम है ना, वो 100% तक बढ़ जाएगी। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई होप आप अच्छे समझा होगा। देखिए क्वेश्चन है, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कर सकते हैं समझने में, क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम। बोलते हो ना पेज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन का दूसरा नाम है प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है तो मे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जरूरी नहीं करेगी, समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो घबराना नहीं है, यह नेचुरल है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, घबराना नहीं है। जीवन है तो कठिनाई आ सकती है, हर जरूरी नहीं है कि आती ही है, लेकिन आ सकती है और आती ही है। तो डर से, कठिनाई के डर से क्या जीवन जीना छोड़ देते हैं ना, नहीं ना, जीते हैं, पूरा निडरता के साथ जीते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, डरना नहीं है, सहमना नहीं है, इसके साथ जूझना है और इसको समझना है। यदि ये प्रॉब्लम है ना, तो इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करना जानते हो, बोलो इसको, यदि तुम्हारा नाम प्रॉब्लम है तो मैं तुमको सॉल्व करना जानता हूँ। इतनी साहस लाओ, इतनी हिम्मत लाओ अपने अंदर, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करते रहिए, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक देखिए तब तक आपको समझ में नहीं आता है। तो लेबर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।